तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल
स्मरण सदा ही करते चलो। अभी एक सेकंड में मन के मालिक बन
शांति। गुड इवनिंग। आज हम सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। कल हमने वर्ब और उसका इन्फिनेटिव स्वरूप देखा, टेंस के बारे में बात की और एस्पेक्ट के बारे में बात की। इन तीनों को मिलाकर और जो अन्य पार्ट ऑफ स्पीच मैंने कल आपको बताए थे उसे लेकर वाक्य की रचना होती है। वाक्य की रचना में और एक चीज हमें चाहिए और वो है पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इन्फिनेटिव वर्ब को जब हम कॉन्जुगेट करते हैं तो टेंस का ध्यान रखा जाता है, एस्पेक्ट का ध्यान रखा जाता है और पर्सन का ध्यान रखा जाता है। और इन तीनों के मुताबिक किस रूप से इन्फिनेटिव वर्ब को कॉन्जुगेट करना है वो तय किया जाता है। अब हम दो तरीके से वाक्य रचना सीख सकते हैं। पहला तरीका यह है कि हम टेंस ले और उस टेंस में जितने भी एस्पेक्ट आते हैं उसे ले ले। दूसरा तरीका यह है कि हम एस्पेक्ट ले और इस एस्पेक्ट के तीनों टेंस आपको दिखा दे। मेरा अनुभव यह कहता है कि एक एस्पेक्ट लेकर तीनों टेंस दिखाने से सीखने वाले को आसानी रहती है। तो आज हम एक बहुत ही सरल क्रियापद लेते हैं, टू वॉक यानी चलना, जो आप सीरियल नंबर 1 में देख सकते हैं। ये रेगुलर वर्ब है। हम अभी सीखने की शुरुआत इर्रेगुलर वर्ब से नहीं करेंगे क्योंकि उसमें कोई नियम ही नहीं होते हैं। तो हम रेगुलर वर्ब लेते हैं, एक सरल क्रियापद लेते हैं और वॉक इंट्रांजिटिव क्रियापद है, मतलब वॉक को वॉट या क्या पूछने से कोई जवाब नहीं मिलता, ये अकर्मक क्रियापद है। अभी आप चार्ट को देखिए, ये वर्ब है टू वॉक, रेगुलर, इंट्रांजिटिव। हम सिंपल एस्पेक्ट की बात करते हैं। सिंपल एस्पेक्ट कब यूज होता है? जब कोई क्रिया हर रोज होती है, सामान्यतः होती है और नियमित रूप से होती है, तो उस क्रिया को दिखाने के लिए हम सिंपल एस्पेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। मैंने तीनों टेंस दिखाए हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तीनों पर्सन पहली कॉलम में दिखाए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसमें दोनों परिस्थिति है, सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। और अभी हम आते हैं प्रेजेंट टेंस और फर्स्ट पर्सन में, आई वॉक। ये बहुत ही सरल वाक्य है। जो इन्फिनेटिव क्रियापद है टू वॉक, उसमें से टू को निकाल देना है और इन्फिनेटिव का जो बेस है, जो धातु है, नेमली वॉक, उसे लेना है। और प्रेजेंट टेंस में सिंपल एस्पेक्ट में वॉक में कोई बदलाव नहीं आता है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में। तो ये बड़ा सरल वाक्य है, आई वॉक, मैं चलता हूं, वी वॉक, हम चलते हैं, यू वॉक, यू वॉक। जब हम थर्ड पर्सन में आते हैं तो 3 सिंगुलर कर्ता आ सकते हैं। पुल्लिंग के लिए ही आएगा, स्त्रीलिंग के लिए शी आएगा और अन्य जीव या पदार्थ के लिए ईट आएगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ प्रेजेंट टेंस में, थर्ड पर्सन में और सिंगुलर में इस क्रियापद के बाद एस ऐड किया जाता है, तो वॉक का वॉक्स हो जाता है। ये और कहीं नहीं होता प्रेजेंट टेंस में, सिर्फ यही होता है सिंपल एस्पेक्ट पे। और इसीलिए मैंने उसको अलग कलर देके आपका ध्यान आकर्षित किया है इसके तरफ। ये जिंदगी भर याद रखना है कि आप जब भी प्रेजेंट टेंस में लिखते हो, सिंपल एस्पेक्ट में लिखते हो, तो क्रियापद चाहे रेगुलर हो या इरेगुलर हो, इंट्रांजिटिव हो या ट्रांजिटिव हो, आपको क्रियापद के बाद एस लगाना है। सिर्फ थर्ड पर्सन, सिंगुलर,
प्रेजेंट टेंस सिंपल एस्पेक्ट में। और फिर थर्ड पर्सन प्लूरल में ये एस नहीं लगता, वहां पहले की तरह आई वॉक की तरह दे वॉक आता है। अब हम पास्ट टेंस की तरफ जाते हैं। मैंने बताया था कि ये रेगुलर क्रियापद है, मतलब इसके कुछ नियम है, और रेगुलर क्रियापद कोई भी होगा उसको यही नियम लागू पड़ता है और यही नियम फॉलो किया जाता है, यही नियम का पालन किया जाता है। नियम बड़ा सरल, बड़ा आसान है। पास्ट टेंस के लिए क्रियापद की धातु बेस के बाद ईडी लगा देना है, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे पास्ट टेंस में। तो आई वॉक का हो जाता है आई वॉकड, वी वॉक का हो जाता है वी वॉकड। हरोज बोलने में डी इतना स्पष्ट नहीं बोला जाता, लेकिन जब हम पढ़ाते हैं पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हल्का सा डी ज्यादा बोलते हैं, ताकि सुनने वाले शिक्षक को पता चले कि विद्यार्थी समझा है कि इसमें ईडी लगता है। दोबारा बोलता हूं मैं, आई वॉक, आई वॉकड। हरोज की भाषा में आई वॉकड, वो डी बड़ा हल्का सा बोला जाता है। वी वॉक, वी वॉकड। यू वॉक, यू वॉकड। यू वॉक, यू वॉकड। ही वॉकड, शी वॉकड। इट वॉकड, दे वॉक। दे वॉकड और हरोज की भाषा में दे वॉक। तो आप यहां देख सकते हैं कि जब हम प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में आए तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में भी जो एस लगता था प्रेजेंट टेंस में, वो पास्ट टेंस में नहीं लगता है। और बड़ा सिंपल नियम है, सिर्फ ईडी लगाने से प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस हो जाता है। कोई भी क्रियापद हो, शर्त इतनी कि वो रेगुलर होना चाहिए। कोई भी रेगुलर क्रियापद होगा, चाहे वो ट्रांजिटिव हो या इंट्रांजिटिव हो, लेकिन सभी रेगुलर क्रियापद को सिर्फ ईडी लगाकर इसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट किया जाता है, पास्ट टेंस में बदली किया जाता है। कल मैंने आपको बताया था कि स्कूल में अक्सर पढ़ाया जाता है कि इंग्लिश में 3 काल है, 3 टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। मैंने आपको यह भी बताया था कि भाषा शास्त्री ये बात नहीं मानते और उनके लिए इंग्लिश में सिर्फ 2 टेंस है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। आप भी ये बात का ख्याल रखिए। जहां तक स्कूल और कॉलेज और एग्जाम का मामला है, हमेशा कहिए 3 टेंस है। लेकिन जब आप हाई लेवल की इंग्लिश पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो अक्सर लोग कहेंगे कि इंग्लिश में 2 टेंस है। इसका सिंपल कारण है कि हम हिंदी में सिर्फ कॉन्जुगेशन के द्वारा फ्यूचर टेंस बता सकते हैं। जैसे आई विल वॉक, यहाँ वॉक का कॉन्जुगेशन होता ही नहीं है। आप देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस में भी आई वॉक है और यहाँ पे भी आई वॉक है। हिंदी में ऐसा नहीं होता। हिंदी में मैं चलूंगा, तो ये जो चलूंगा है वो चलना का कॉन्जुगेशन हुआ, और सिर्फ कॉन्जुगेशन के जरिए बिना किसी भी शब्द का सहारा लिए बगैर हम दिखा सकते हैं कि हम अभी भविष्यकाल में बोल रहे हैं मैं चलूंगा। और इसीलिए इंग्लिश में माना जाता है कि फ्यूचर टेंस है ही नहीं। लेकिन फ्यूचर टेंस बोलना तो पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे? तो जब हमारे पास कोई चीज नहीं होती है तो हमें बाहर से मदद लेनी पड़ती है, और वो मदद देता है विल। विल दिखाता है कि किस तरीके से क्रियापद को इस्तेमाल करना है। क्रियापद में तो कोई बदलाव आता नहीं है। आई वॉक में भी वॉक है, आई विल वॉक में भी वॉक है। तो ये बदलाव आता है विल शब्द से, जो भविष्यकाल दिखाता है। और इसीलिए विल को मोडल वर्ब कहा जाता है। वो इंग्लिश में मोड, मैं हिंदी मोड की बात नहीं करता, इंग्लिश में मोड, MODE, मोड दिखाता है, और इसीलिए विल को मोडल वर्ब कहा जाता है। और इंग्लिश में कोई भी क्रियापद है, चाहे रेगुलर है या इरेगुलर है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, सभी प्रकार के क्रियापद को फ्यूचर टेंस में लाने के लिए विल लिखना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी एस्पेक्ट हो, कोई भी वर्ब हो। तो ये भी बड़ा सरल है। आप देखो, आप अभी प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस को कंपेयर करो।
जो प्रेजेंट टेंस में है वही फ्यूचर टेंस में है, कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ बीच में विल आ गया भविष्य काल के लिए। तो दोबारा मैं आपके सामने नियम रखता हूं, प्रेजेंट टेंस पे फर्स्ट पर्सन पे आ जाओ। आई वॉक, धातु में से टू, इंफिनिटिव वर्ब में से टू निकाल दो, आई वॉक हो गया। उसमें पीछे ईडी जोड़ दो, पास्ट टेंस बन गया, या बीच में विल लगा दो, फ्यूचर टेंस बन गया। मेरे हिसाब से ये सीखने में सबसे आसान है, सबसे आसान तरीका है ये, एक एस्पेक्ट लेके तीनों टेंस को एक साथ दिखा देना। आई वॉक, आई वॉकड, आई विल वॉक, वी वॉक, वी वॉकड, वी विल वॉक। बड़ा सरल है, कोई भी क्रियापद। मैं आपको और कोई एग्जाम्पल भी दे सकता हूं जो रेगुलर क्रियापद है या नहीं है लेकिन इंट्रांजिटिव है, जिसमें कर्म नहीं है, तो उसका भी इसी तरह से टेंस बदलता है। लेकिन जब इरेगुलर क्रियापद है तो तकलीफ ये होती है कि उसका पास्ट टेंस बदल जाता है। इसलिए मैं वो एग्जाम्पल अभी आपको नहीं दिखाता हूं, मैं बाद में दिखाऊंगा। लेकिन वॉक जैसा एक शब्द इंग्लिश में है जो रेगुलर भी है और इसी तरह का स्पेलिंग है उसका, वो शब्द है टॉक। जैसा वॉक है ऐसा टॉक, वॉक में WALK है, टॉक में TALK है। तो टॉक से भी इसी तरह वाक्य बनेंगे, आई टॉक, आई टॉकड, आई विल टॉक। बड़ा सरल शब्द है। और एक अकर्मक क्रियापद है स्टैंड, लेकिन ये भी इरेगुलर है तो हम नहीं ले सकते हैं। स्विम, ये भी अकर्मक है लेकिन इरेगुलर है तो अभी हम उसको नहीं ले सकते हैं। रन, ये भी इंट्रांजिटिव है लेकिन इरेगुलर है तो अभी इसकी बात नहीं कर सकते। लेकिन ये नियम बड़ा सरल है और समझने में बहुत ही आसान है। मैं आशा रखता हूं कि आप बहुत ही जल्दी ये चार्ट को सीख जाओगे, कोई तकलीफ नहीं है इसमें। मैं यहाँ और एक बात बताऊं कि जब हम हिंदी बोलते हैं तो हम इसी तरह बोलते हैं, मैं चलता हूं, मतलब मैं कर्ता पहले आता है, चलता हूं क्रियापद बाद में आता है। इंग्लिश में भी यही नियम लागू होता है, कर्ता आई पहले आता है और वॉक बाद में आता है। ये बात मैं इसलिए बताता हूं कि जब हम सकर्मक क्रियापद पे आएंगे तो ये पोजीशन बदली हो जाएगी और हमको वो समझना पड़ेगा। लेकिन जहां तक इंट्रांजिटिव वर्ब का सवाल है, जिसके पीछे कोई कर्म नहीं लगता, ऑब्जेक्ट नहीं लगता, उसमें हिंदी में जो ऑर्डर में शब्द आते हैं कर्ता और उसके बाद में क्रियापद, उसी ऑर्डर में इंग्लिश में आते हैं शब्द पहले कर्ता बाद में क्रियापद। और जैसे मैंने बताया आपको सिर्फ दो चीज याद रखनी है, भूतकाल के लिए ईडी लगा दो और फ्यूचर टेंस के लिए बीच में विल लगा दो। आई वॉक, आई वॉकड, आई विल वॉक। मैं आशा रखता हूं कि ये बात आप समझ गए हैं और अब हम ट्रांजिटिव क्रियापद की तरफ जाएंगे और वहां पे हिंदी और इंग्लिश के बीच में वर्ड ऑर्डर में क्या फर्क है वो देखेंगे। अब हम फिर से एक बहुत ही आसान क्रियापद लेते हैं, टू कुक, खाना पकाना। ये रेगुलर क्रियापद है, मतलब ईडी वाला ही रूल लगेगा। लेकिन वॉक इंट्रांजिटिव था, अब मैंने जानबूझ के दूसरा शब्द ट्रांजिटिव लिया है, कर्म लिया है। तो हम नॉर्मली क्या पकाते हैं, हम खाना पकाते हैं, फूड पकाते हैं। तो इस वर्ब है टू कुक, ये हमारा इंफिनिटिव वर्ब है, ये रेगुलर है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव होने से इसका ऑब्जेक्ट है, कर्म है, और हमने कर्म के लिए फूड लिया है, खाना पकाता हूं। लेकिन आप फूड के अलावा सब्जी, राइस कुछ भी ले सकते हो। ऐसी कोई जो भी आप पकाते हो उसका नाम कर्म की जगह पे रख सकते हो, फूड की जगह पे रख सकते हो। अब इसके नीचे चार्ट में दूसरी लाइन में मैं आपको हिंदी भाषा में, हिंदी में कैसे वाक्य लिखा जाता है और इंग्लिश में कैसे वाक्य लिखा जाता है वो दिखाता हूं। हिंदी में हिंदी नियम के अनुसार वाक्य इस तरह आता है, मैं
खाना पकाती हूँ। मतलब कर्ता सबसे पहले आता है मैं, लेकिन उसके बाद क्रियापद नहीं आता, उसके बाद कर्म आता है हिंदी में। मैं खाना, खाना कर्म है, और पकाती हूँ जो क्रियापद है वो एंड में पीछे चले जाता है। तो हिंदी में ऑर्डर है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, कर्ता, कर्म, क्रियापद। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है, इंग्लिश में वर्ड ऑर्डर कुछ अलग है। तो इसी वाक्य को दूसरी लाइन में मैंने हिंदी में ही लिखा है, लेकिन इंग्लिश नियम के अनुसार लिखा है। मैं पकाती हूँ खाना। इंग्लिश में हमेशा इस तरह लिखा जाता है जब क्रियापद सकर्मक है, ट्रांजिटिव है। इन ट्रांजिटिव में इंग्लिश और हिंदी में कोई फर्क नहीं है, ट्रांजिटिव में यह बहुत बड़ा फर्क है। मैं सब्जेक्ट है, पकाती हूँ वर्ब है, और खाना ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ का जो इंग्लिश का ऑर्डर है वो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता, क्रियापद, कर्म। फिर से हमें वही नियम और वही चीज देखने मिलेगी। आगे वाली और ये चार्ट में बहुत छोटा सा फर्क है, वहाँ ऑब्जेक्ट या कर्म नहीं था, यहाँ ऑब्जेक्ट या कर्म है, और बाकी के सारे नियम वही के वही है, लेकिन फिर भी हम उसे देख लेते हैं कि क्या नियम है, और ये नियम भी ठीक उसी तरह से है जिस तरह से अगले वाले शीट में था। प्रेजेंट टेंस में आते हैं। कुक हमारा वर्ब है। अगर ये वर्ब इंट्रांजिटिव होता, अकर्मक होता, तो हम सिर्फ आई कुक लिखते, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो हमने पीछे फूड जोड़ दिया। लेकिन ये बिल्कुल आई वॉक जैसा है, वहां आई वॉक था, यहाँ आई कुक है, एक ही बात है। और यहाँ पे भी देखिए फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में कुक के पीछे कुछ नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही हम थर्ड पर्सन में आते हैं तो तीनों तीन सिंगुलर, ही, शी और इट, तीनों में क्रियापद के बाद एस लगाया जाता है, कुक के बाद एस लगाया जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह हमने वॉक के बाद एस लगाया था अगले वाली शीट में। तो ये हो जाता है, मैं पूरा प्रेजेंट टेंस बोलता हूं। आई कुक, वी कुक, यू कुक, you cook, he cooks, she cooks, it cooks, they cook। क्रियापद के बाद जो भी कर्म आता है आप बोल दीजिए, कर्म में कोई बदलाव नहीं आता है, और आपको हर जगह फूड 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 लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक वॉक की तरह भी हम पास्ट टेंस में आते हैं, वही नियम है जो हमारा नियम वॉक में था, वही नियम कुक में है, आपको पीछे ईडी लगा देने का है। I cooked food, we cooked food, you cooked food, you cooked food, he cooked food, she cooked food, it cooked food, they cooked food। मैंने आपको उस वक्त बताया था वॉक में कि कुक के साथ जो एस लगता है वो नियम सिर्फ प्रेजेंट टेंस में लगता है, और वो भी सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में, प्लूरल में भी नहीं लगता। इसी तरह यहाँ पर भी हम अभी कुक में पास्ट टेंस में है, तो एस वाला नियम नहीं लगेगा, और हमें सिर्फ ईडी लगाना है कुक के बाद में। अब हम फ्यूचर टेंस में आते हैं। आप देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में कोई फर्क नहीं है। प्रेजेंट टेंस में हमने लिखा है आई कुक फूड, प्रेजेंट टेंस में भी वही, फ्यूचर टेंस में भी वही लिखा है आई कुक फूड, लेकिन फ्यूचर टेंस दिखाने के लिए हमने आई के बाद विल ऐड किया है, जो मैं रिपीट करता हूं, एक मॉडल वर्ब है, एक सहायक वर्ड है, जिसके सहारे से हम फ्यूचर टेंस दिखा सकते हैं। आपको यह भी कंठस्थ करना है कि विल मॉडल वर्ब है। जब मैं आपको कई 5-6 प्रकार के मॉडल वर्ब होते हैं, जब वो सिखाऊंगा तो आपको डिटेल में बताऊंगा मॉडल वर्ब क्या काम करता है। तो हम फ्यूचर टेंस बोल लेते हैं एक बार। आई विल कुक फूड, वी विल कुक फूड, you will cook food, you will cook food, he will cook food, she will cook food, it will cook food, they will cook food। ये बड़ा सरल तरीका है तीनों टेंस सीखने का सिंपल एस्पेक्ट के अंदर। हमारे पास समय कम है तो मैं नया एस्पेक्ट नहीं शुरू करूंगा,
लेकिन आपको 2-3 सामान्य बात बताना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि हम जो भी सीखते हैं उसका कहीं ना कहीं उपयोग करते हैं। आपने खाना पकाना सीखा तो खाना पकाते भी है आप। इसी तरह जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो आपको आपके मन में जो भी वाक्य आता है परिस्थिति के अनुसार वो बोलना है, या मन में बोलो या अलाउड यानी जोर से बोल के बोलो। जैसे समझो आज शाम को आपकी शाखा में चर्चा हो रही है कि कल ये सब्जी कौन बनाएगा, और अगर एक दीदी कहते हैं कि मैं बनाऊंगी, तो मैं बनाऊंगी के साथ साथ आपको ये वाक्य याद आना चाहिए, आई विल कुक फूड, आई विल कुक वेजिटेबल्स। तो इस तरह से आपका जो हर रोज का नॉर्मल जीवन है, आपकी जो नॉर्मल क्रियाएं हैं, आप जो नॉर्मल बातें करते हैं, उसके साथ भाषा के इस ज्ञान को जोड़ेंगे तो आपका भाषा समझने में भी आसान रहेगा और बाद में बोलने में भी आसान रहेगा। तो या तो आप अंदर अंदर एक दूसरे से बात करें इंग्लिश में, या अपने मन में कम से कम लिंकेज बैठा है कि अगर यही बात मुझे इंग्लिश में कहनी होती तो कैसे कहती। तो मैं आपको अभी मेमोरी की कुछ टिप्स देता हूं और आशा रखता हूं कि आप ये फॉलो करेंगे। अगर आपके पास इसके अलावा और कोई नुस्खे हैं, कोई युक्तियां हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इससे ही आएगा। सबसे पहले मैं भाषा की बात करूं जो सीरियल नंबर 1 में है कि 2 तरीके साथ साथ उपयोग करने हैं। एक व्याकरण भी सीखना है ताकि हमारी इंग्लिश शुद्ध बने, इंग्लिश में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और वो गलती दूर करने के लिए हमारा व्याकरण भी शुद्ध होना चाहिए। और हम जो भी बात कहना चाहते हैं, जो भी नाउन यानी नाम का प्रयोग करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास वोकेबुलरी यानी शब्दावली या शब्द भंडार अच्छा होना चाहिए, ताकि हम जब भी बोलते हैं तो सही शब्द का उपयोग कर सके। हमने कई लोगों को साइकिल चलाते देखा है, कई लोगों को गाड़ी चलाते देखा है, लेकिन 1 साल देखने के बाद भी मैं नहीं मानता हम साइकिल चला सकते हैं या गाड़ी चला सकते हैं। साइकिल चलानी है तो साइकिल पर बैठना पड़ेगा, 10 बार गिरेंगे, चोट भी लगेगी छोटी मोटी, लेकिन उसके बाद ही साइकिल आएगी। आपकी बात करूं तो मैं आपको 1 साल खाना पकाते देखूं तो भी उसके बाद मैं नहीं खाना पका सकता। मुझे खुद वहां आके खाना पकाना पड़ेगा। कभी हाथ जलेगा, उंगली जलेगी, कभी कच्चा रह जाएगा, कभी जल जाएगा, उसके बाद ही मैं खाना पका सकूंगा। इसी तरह मैं आपको कहता हूं कि भले आज आपको इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती होगी, लेकिन जहां तक आप इंग्लिश पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं और खास करके बोलेंगे नहीं, वहां तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी। मैंने ऐसे लोग दिखे हैं जो इंग्लिश आराम से पढ़ लेते हैं, जो भी लिखा है वो समझ जाते हैं, कोई गलती नहीं करते। अगर उन्हें कुछ लिखना है तो बड़े आसान तरीके से लिख लेते हैं, कोई गलती नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने सीखते वक्त बोलने की प्रैक्टिस नहीं की थी, इसलिए उनकी जीभ को, इनकी टंग को प्रैक्टिस नहीं मिली है, और जो आसानी से पढ़ सकता है, आसानी से लिख सकता है, वो आसानी से बोल नहीं सकता। लेकिन इस उम्र में जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो हमारा ज़्यादा ध्यान स्पोकन इंग्लिश पे होना चाहिए, जो इंग्लिश हम बोलते हैं उस पे होना चाहिए। और इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सके वहां तक बोलिए। और अगर आप इंग्लिश पढ़ भी रहे हैं, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, तो मन में मत पढ़िए, बोल के पढ़िए, ताकि आपकी जीभ को प्रैक्टिस मिले। मैंने जब विद्यार्थी को मैं पढ़ाता हूं तो मैं नॉर्मली उनको कन्फ्रंट करता हूं, मतलब उनका सामना करता हूं। वो जब कविता याद नहीं रखते हैं तो मैं उनको सीधे से पूछता हूं, तुझे ये गाना याद है? तो पूरा गाना बोल देते हैं वो फिल्म का। मेरा एक ही सवाल उनसे होता है कि भैया तू फिल्म का गाना पूरा याद रख सकता है तो मेरी कविता क्यों नहीं याद रख सकता? इसमें एक ही फर्क है, इंटरेस्ट। उसको फिल्मी गाने में रस है और पढ़ाई की कविता में कोई रस नहीं है, इसलिए वो नहीं याद रखता। विद्यार्थी कितना भी ढीला होगा, कितना भी बुद्धू होगा, कितना भी कमजोर होगा,
लेकिन कोई अपने माँ बाप को तो नाम नहीं भूल जाते ना। तो जो चीज़ हम बार बार देखते हैं उसको कभी भूल नहीं सकते। अगर हमारा भी याद शक्ति कमजोर है तो ठीक है, किसी को 10 बार देख के याद रहता है, हमको 15 बार देख के याद रखता है। हमें इस बात की खुशी रखने की कि और कोई ऐसे भी है जिसको 20 बार देखने के बाद याद रहता है। तो याद कैसे रखेंगे? बार बार देखने से। उसके लिए क्या करना है आपको? मैग्नेट लाना है, लोचुंबक, और आपके फ्रीज पे लगा देना है, और लोचुंबक के नीचे कागज की छोटी छोटी नोट्स लगा देनी है, ताकि जितनी बार आप फ्रीज खोलो तो वो शब्द आपको दिखाई दे जो शब्द आप याद करना चाहते हैं। जैसे आपको इन्फिनेटिव वर्ब याद रखना है, कॉन्जुगेशन याद रखना है, या और इंग्लिश शब्द जो कल वाली सेशन में आए और आज की सेशन में आए वो याद रखना है। कोई चार्ट याद रखना है, आप चार्ट भी लिख के फ्रीज पे रख सकते हैं उसके दरवाजे पे। अब जब रसोई घर में खाना बनाते हैं तो आधा पौना घंटा आराम से निकल जाता है, तो वहां पे भी आप दिखाई दे इस तरह से दीवार पे रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं, टेबल पे रख सकते हैं। ये आपको पसंद करना है कि आप किस तरह बार बार इन शब्दों को देखते रहेंगे। और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि जो चीज आप 10, 12, 15 बार देखेंगे वो फिर आप भूल नहीं सकते। तो ये याद रखने का एक नुस्खा है। जो दीदी को इंग्लिश थोड़ी ज़्यादा अच्छी आती है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम में पढ़े है या कोई भी है, उनको अगर बेहतरीन प्रैक्टिस करनी है तो इंग्लिश से हिंदी में भाषांतर नहीं करने का, हिंदी से इंग्लिश में भाषांतर करने का। ये बड़ा कठिन है। और हिंदी से इंग्लिश में भाषांतर करने से हमारे अंदर जितनी भी कमजोरियां है, हमारी जितनी भी लिमिटेशंस है, वो सब बाहर आ जाएंगे और हमें कम से कम पता चलेगा कि हमें और क्या सीखना है। और एक ध्यान रहे, आप शुरुआत करेंगे ऐसे क्रियापद, ऐसे नाउन, ऐसे शब्द से जो हम हर रोज हमारे डेली लाइफ में, रोज बरोज के जीवन में उपयोग में लेते हैं। ऐसा करने से आप कई सारी चीज़ों पर इंग्लिश में आराम से बोल सकेंगे, आराम से बात कर सकेंगे। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन आपको जाने से पहले आपकी वोकेबुलरी के लिए एक छोटी सी बात दिखा जाता हूं। सबसे पहले मेरी तरफ से भोजन के बाद मुखवास। हमने कल देखा कि स्वर बोलने के लिए उच्छ्वास को किसी भी तरह से अवरोधना नहीं पड़ता है, लेकिन व्यंजन बोलने के लिए उच्छ्वास को 5 तरीके से अवरोधा जाता है। अगर आप वर्णमाला देखेंगे तो उसकी पहली 5 लाइन में ये 5 अवरोध है, क, ख, ग, घ, अंग। ये जो 5 लाइन है वो 5 अवरोध दिखाती है। एक लाइन में 2 अवरोध नहीं है, उन लोग ने वर्णमाला ऐसे लिखी है। और जो पहली लाइन है जिसे क वर्ग कहते हैं, वो आवाज कंठ के अंदर से निकलता है, और जब कंठ के अंदर से निकलता है तो कहीं ना कहीं मुंह के अंदर इसका अवरोध आता है और हम ये 5 शब्द, 5 अक्षर बोल सकते हैं। इसीलिए ये 5 व्यंजन को कंठीय व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन के बारे में आपको बाद में कल परसों इस तरह बताता रहूंगा मैं आपको। अब वोकेबुलरी में जो स्वर है उसको वॉवेल बोलते हैं। मैंने आपके सामने इंग्लिश शब्द, उसका स्पेलिंग, उसका उच्चार और उसका हिंदी भाषांतर तीनों रखा है। वॉवेल स्वर, कॉन्सोनेंट्स व्यंजन। तो कल मैंने आपको एक जनरल नॉलेज की बात बताई थी, क्लॉथ और क्लोथ्स। आज मैं आपको ग्रामर रिलेटेड बात बता रहा हूँ, वॉवेल, स्वर, कॉन्सोनेंट्स व्यंजन। बार बार पढ़िए, आसानी से याद रखिए। आज जो मैंने आपको चार्ट दिखाया सिंपल एस्पेक्ट का, वो भी कंठस्थ कर लिए, बहुत आसान है। तो फिर कल हम कंटिन्यूअस और परफेक्ट एस्पेक्ट ले लेंगे और इस तरह से हम वाक्य की रचना कैसे करनी है वो सीख लेंगे। तो कल मिलेंगे। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।